दर्शकों, भारत में मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी, खेती, अर्थव्यवस्था और भविष्य की धड़कन है। जी हाँ दर्शकों, हर साल लोग इंतजार करते हैं कि इस बार बारिश कैसी होगी। कभी देर से बारिश, कभी अत्यधिक बारिश, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। और इसके पीछे है अल नीनो और अल नीना और क्लाइमेट चेंजेस जैसी जो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं वो कितनी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, तो भारतीय मौसम आखिर काम कैसे करता है, इसी विषय पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व भारतीय वायुसेना मौसम विज्ञान अधिकारी और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर श्री नारायण मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो सर, दर्शकों को बेहद ही सरल भाषा में हमें बताइए कि भारतीय मानसून आखिर क्या है और ये देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मानसून जो एक शब्द है ना, इससे अपने को वर्षा ऋतु की याद आती है जी। और लेकिन अगर मानसून की जेनेसिस देखो, एक मौसम अरेबिक में वर्ड है और उस शब्द का जो अर्थ है वो मौसम है और वहीं से ये मानसून डिराइव करा गया है। तो मानसून अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये एक, जब भी टोटल रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न होता है एक पर्टिकुलर रीजन में, तो उसे हम मानसून कहते हैं। जो भारतवर्ष का मानसून है वो भी एक टोटल रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न है। हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट से फिर हमारी विंड्स जो हैं वो चेंज होती हैं और जब साउथ वेस्ट करीब 120 डिग्री का रिवर्सल हो जाता है कम से कम, तो उसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट की सारी विंड्स हमारी बदल के साउथ वेस्ट विंड हो जाती हैं और जो अरेबियन सी से होके आती हैं, तो उस समय हमारा मानसून, इसे इसलिए हम मानसून कहते हैं। सो भारतवर्ष में दो मानसून आते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट और एक साउथ वेस्ट। एंड साउथ वेस्ट मानसून इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हमारी सारी, अब आप ऐसे इसे समझिए कि हमारे देश में पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का 4% फ्रेश वाटर है। अच्छा, 4%। और हम वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और 18% ही हमारा लाइव स्टॉक है। करेक्ट। और 4%, और इस 4% का 75% जो पानी है वो हमें खाली मानसून के इन 4 महीनों में मिलता है। अच्छा, तो आप ये सोचिए कि मानसून भारतवर्ष के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मानसून हमारा फेल हो जाए, और इससे भी बड़ी चीज़ ये कि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, हमारा 50% भारतवर्ष का इंसान, 75 करोड़ लोग अभी भी चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से खाली कृषि पे आधारित हैं। तो अगर मानसून फेल हो जाता तो हमारी कृषि, अर्थव्यवस्था, हमारे रिजर्वॉयर्स, सारा कुछ। तो ये एक तरह से आप ये सोच लो कि मानसून भारतवर्ष की लाइफ लाइन है। अगर भारतवर्ष में मानसून किसी तरीके से फेल हो जाता है या वर्षा नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, तो हमारे पास दूसरा फ्रेश वाटर का कोई सोर्स है ही नहीं। वैसे ही हम इतने ज़्यादा, मतलब कम है हमारे पास पानी। तो इसलिए मानसून बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर मानसून फेल हो जाता है तो 75 करोड़ की आबादी जो है वो हाशिए पे पहुंच जाती है। इस तरह से होता है, हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाती है। इसीलिए हम मानसून को इतना डिस्कस करते हैं और इतनी सारी मानसून के पीछे हमने प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी लगाई हुई है कि भाई मानसून सही है तो हमारी अर्थव्यवस्था सही है। बिल्कुल सही। तो ऐसे में हम सर ये जानना चाहेंगे कि अगर हम भारतीय मानसून की वैज्ञानिक प्रक्रिया की बात करें तो वो कैसे काम करती है, इसमें तापमान, समुद्र और हवाओं की भूमिका जो है वो क्या होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मानसून आखिर वैज्ञानिक प्रक्रिया इसके पीछे क्या है। जी, हम सबको पता है सूर्य, सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए। जी। तो मानसून प्रक्रिया शुरू होती है, ये जो अनइवन लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें गर्मी कैसे बढ़ती है। तो अगर आप भारतवर्ष को देखो, ये प्राइमरीली इससे लैंड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज ए होल, और भारतवर्ष ये लैंड कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे खूब गर्मियों के समय में खूब गर्मी पड़ती है जी। और सदर्न हेमिस्फीयर में जब हम देखते हैं तो उधर पे हमारा समुद्र है ज़्यादातर, तो वहाँ पे कूलिंग होती है गर्मियों में। तो ये जो समुद्र, जो भारतवर्ष में खूब गर्मी पड़ती है, इसकी वजह से जो नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और पाकिस्तान, इसके ऊपर एक हमारा लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है, कम दबाव का क्षेत्र।
ओके। ये कम दबाव का क्षेत्र इधर बनता है और इसी के अपोजिट उधर कूलिंग की वजह से सदर्न इंडियन ओशियन में एक हाई प्रेशर बन जाता है, उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है। और नेचुरल लॉ ये है कि उच्च दबाव से और लो प्रेशर, निम्न दबाव की तरफ हवाएं हमारी बहनी शुरू कर देती हैं प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। तो ये करीब 15 डिग्री साउथ और 40 डिग्री साउथ के बीच में ये हमारा, उसे हम मस्कराना हाई बोलते हैं, वहाँ से हवाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम ट्रेड विंड कहते हैं, इक्वेटर क्रॉस करती हैं और इक्वेटर क्रॉस करके एक कोरियोलिस फोर्स होता है, अपरेंट फोर्स बोलते हैं इसे, ये दिखता नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है। ये वहाँ पर इन हवाओं को मोड़ देता है और साउथ वेस्टर्ली विंड करके अपने वेस्टर्न कोस्ट पे आके ये वहाँ से विंड मुड़ती हुई और लो प्रेशर राजस्थान और इंडिया के ऊपर होती हुई ये हिमालय से टकरा के और आती हैं। तो इस तरह से पूरा मानसून सर्कुलेशन जो है बनता है। तो इसमें आप रोल देखिए, सूर्य का रोल है इसमें बहुत तगड़ा, कि सूर्य की एनर्जी है, वो एनर्जी प्रेशर सिस्टम्स बनाता है। प्रेशर सिस्टम्स के बाद कोरियोलिस फोर्स से ये सारी हवाएं मूव करती हैं, पूरा सर्कुलेशन मूव करके आता है और उसके बाद हिमालय एक बहुत बड़ा बैरियर है। अच्छा। तो हिमालय में ये टकरा के मुड़ के और तब इंडिया के ऊपर आती हैं। और अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से ये खूब मॉइस्चर उठाती हैं और पूरी कंट्री में मॉइस्चर लेके आती हैं। आप जस्ट इमेजिन करो कि इनमें से एक भी सिस्टम अगर इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता, अगर आपके पास हिमालय नहीं होता तो ये सारी की सारी नमी आपकी मध्य एशिया में उधर चली जाती है, आप बिल्कुल डेजर्ट जोन में आ जाती है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है कि कहाँ आप हो, क्या लोकेशन है। तो ये हमने यहाँ समझा कि सारी कितना इम्पोर्टेंट है ये सभी चीज़ों, एक सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है। अभी हम जिक्र कर रहे थे अल नीना और ला नीना के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अल नीनो क्या होता है और ये भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है? एल नीनो को इस साल तो बहुत ज़्यादा बात एल नीनो की हो रही है। तो एल नीनो बहुत पहले से है। और ये 2 से 7 साल की इसकी फ्रीक्वेंसी होती कि ये आता है। और एल नीनो क्या है, ये जो पेरू और इक्वाडोर कोस्ट है ईस्टर्न पैसिफिक में जी, वहाँ पे एक अनयूजुअल वार्मिंग शुरू हो जाती है। ये करीब जनरली 2 डिग्री की वार्मिंग होती है और ये वार्मिंग ओशन में शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो उनके जैसे ही वहाँ पे वार्मिंग होती है, अब आप कहोगे ईस्ट पैसिफिक में वार्मिंग हुई है, लेकिन उससे मानसून क्या होता है कि वेस्ट पैसिफिक में उसका इफेक्ट पड़ता है। ये एंसो सिस्टम बोलते हैं इसे। तो वहाँ से जैसे ही ये वहाँ पे वार्मिंग हुई तो हमारा पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन पैटर्न है, ग्लोबल सर्कुलेशन, ये सारा ग्लोबल सर्कुलेशन लिंक्ड है। आपकी वेदर हैज़ नो बाउंड्रीज, वेदर हैज़ नो बाउंड्रीज, पूरे वर्ल्ड के सिस्टम इंटरलिंक्ड है। तो जैसे ही वहाँ पे वार्मिंग होती है तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है, वो पूरा सिस्टम एक जो जिसे वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं वो शिफ्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ जो वेस्ट पैसिफिक है और जो इसके बाद बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे कन्वेक्शन कम होना शुरू हो जाता है। तो ये मानते हैं कि मॉनसून जब भी एल नीनो ईयर्स होंगी उसमें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं बनेंगे, कन्वेक्शन नहीं बनेगा, इधर थोड़ी कूलिंग होती है, उधर वार्मिंग है तो इधर थोड़ी कूलिंग हो जाती है, तो वर्टिकल मोशन कम हो जाती है, तो सिस्टम नहीं बनेंगे और इसलिए ये हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश वाले सिस्टम बनेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, कन्वेक्शन नहीं होगा, ऊपर की गति नहीं मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पे बारिश कम हो जाती है और ये माना जाता है लगभग लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एल नीनो ही अकेला सिस्टम नहीं है जो मॉनसून को डिराइव करता है। जी, तो यहाँ पे एक सवाल आपसे सर ये बनता है कि अगर हम एल नीनो की बात करें और ला नीना की बात करें तो इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों का किसानों और आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? एल नीनो वार्मिंग होती है ईस्ट पैसिफिक में, ला नीना इसका उल्टा फेज है। अच्छा, इस समय कूलिंग होती है। तो जब वहाँ पे कूलिंग होती है तो अपने वेस्ट पैसिफिक में वार्मिंग होती है और अपने इंडियन ओशन पे। तो लानीना का फेज माना जाता है कि ये हमारे मॉनसून के लिए अच्छा है, बिकॉज खूब सारा कन्वेक्शन होता है, अच्छे सिस्टम बनते हैं। अच्छा। तो जहाँ एल नीनो हमारे मॉनसून को सप्रेस करता है जी,
वहीं लानीना हमारे मॉनसून को इन्हांस करता है कि अगर मॉनसून है। लेकिन आप देखिए कि दोनों ही एल नीनो 100% कभी कनेक्शन नहीं है। 40% केसेस अभी तक ऐसे हैं कि जहां एल नीनो रहा है उसके बाद भी मॉनसून काफ़ी अच्छा रहा है या नॉर्मल रहा हुआ है, और लानीना का भी वही है। सो अगर मॉनसून अपने यहाँ बारिश कम है तो ऑब्वियसली किसानों पे भी फर्क पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल। और लानीना में क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, तो वो भी किसानों के लिए ख़राब है। सो बैलेंस एल नीनो और लानीना दोनों ही फेज बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है मॉनसून के लिए, लेकिन लानीना फिर भी बेहतर है कि कम से कम वर्षा को ये इन्हांस करता है, तो वर्षा आएगी, ज़्यादा आएगी, अतिवृष्टि हो सकती है। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर ये भी सवाल बनता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्या उसके कारण भारत में मॉनसून का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, और इसमें हमें किस तरह के बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं? जलवायु परिवर्तन आज की सबसे बड़ी समस्या है, और मॉनसून स्पेशली की 3 तरह के शिफ्ट आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। एक तो ये है कि पूरा का पूरा रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है। अच्छा। मॉनसून जैसे पहले मॉनसून कहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती थी, अब वहाँ पे कम हो रही है, ये देखा जा रहा है। जो एरिया पहले रेनफॉल डेफिसिट थी वहाँ पे रेनफॉल बढ़ रहा है। तो एक तो सारा आपकी एडेप्टेबिलिटी जैसे आपके यहाँ होता रहा, सदियों से मॉनसून आता रहा, आपने उस तरह से अपना क्रॉप पैटर्न कर रखा है, उस तरह से रख रखाव करता है जो आपका मौसम होता। तो एक ये सबसे बड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि मॉनसून जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज एक्चुअली है क्या कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है जी, ये 7% ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज तो एक ग्लोबल वार्मिंग तो एक वार्मिंग है, लेकिन इसके कैस्केडिंग इम्पैक्ट है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है हवा में। तो ये जहाँ पे भी इसे सुटेबल कंडीशन पड़ती है वहीं पे ये एकदम से बरस जाता है क्लाउड बर्स्ट के रूप में। तो दूसरा जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से कि जो रेनफॉल 1 महीने के भीतर धीरे धीरे होना चाहिए था वो 1 दिन में हो रहा है। तो अतिवृष्टि 1 दिन में हो रही। सो आप जगह जगह देखते हो कि यहाँ पे बाढ़ आ गई, यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आ गए, यहाँ पे ये आ गए, बिकॉज वो अगर आप सोचो कि आपको 1 महीने की चीज़ ना धीरे धीरे हो रही है जो फसल को भी फायदा दे रही है, आपके रिजर्वायर भी बढ़ रहे, सडनली हुई, तो एक साथ अगर सारी अतिवृष्टि हो गई वहाँ पे तो वो क्या करेगी, वो वहाँ पे डिजास्टर लेके आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि जो भारतीय मौसम विभाग है और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हम बात करें डॉपलर रडार, सैटेलाइट्स, एआई और सुपर कंप्यूटर्स की, तो ये मॉनसून के फोरकास्ट को कितना बेहतर बना रहे हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा। हम कहेंगे बहुत ज़्यादा। आप ये देखिए, आपको एक कि बड़ा प्रिमिटिव फोरकास्टिंग थी पहले कि खाली चार्ट्स को देख के करते थे। आज की तारीख में आप वेदर को देख रहे हो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, थ्रू रेडार, थ्रू सैटेलाइट, सारा कवरेज है आपके पास। तो आप ऐसे सोचिए कि 1999 का सुपर साइक्लोन उड़ीसा में जो हुआ था उसमें 10,000 लोग मारे गए जी। और आज हमारे यहाँ सुपर साइक्लोन वैसे होते हैं, हमारे यहाँ 0 कैजुअलिटी होती है। ये किस लिए हुई है? बिकॉज हमारे डेटा सिस्टम इतना डेंस ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। इन ऑब्जर्वेशंस को सारों को हम न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स में लेके जाते हैं, वहाँ से फोरकास्ट। तो 5 से 7 दिन की बहुत अच्छी फोरकास्टिंग आजकल लगभग हमारा पूरा कंट्री कवर हो गया है इनसे। सो ये एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है टेक्नोलॉजिकल, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ अपने कैसे वेदर मॉडल्स में डाल के और हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं आज की तारीख में। समस्या कहाँ आ जाती है कि हमने प्रिडिक्शन तो करा, अच्छा कुछ इंसिडेंट ऐसी हैं, कुछ मीटरोलॉजिकल इवेंट्स ऐसी होती हैं कि जिनमें ज़्यादा लीड टाइम नहीं होता है। जैसे क्लाउड बना, पूरे क्लाउड की लाइफ साइकिल 45 मिनट 50 मिनट है, तो इसमें ये बना, बरसा और इसने बाढ़ ले आए। तो इसे आप अगर मॉनिटर भी करोगे तो कितनी जल्दी लोगों तक पहुंचाओगे। तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें ये बात करें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम और आपदा तैयारी की बात करें तो आम लोगों की जान बचाने में कितना प्रभावी साबित हो रहा है? बहुत ज़्यादा अर्ली वार्निंग सिस्टम। एक्चुअली एम्फेसिस अब इसी पे है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है जी, हमने अपने मॉडल से प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, लेकिन अब इसे हम कैसे सही लोगों तक पहुंचाएं,
ये बहुत जरूरी है जी, कि टाइमली डिसेमिनेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, और उससे भी ज्यादा वो ट्रस्ट कैसे करें। तो यहीं पे हमारी आज की तारीख में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसके बाद नेशनल डिजास्टर एजेंसी है, NDRF है, SDRF है और स्टेट गवर्नमेंट्स, ये मिलके बहुत सारा इस पे काम कर रही हैं, सो दैट कोई भी जो आपदाएं हैं, जितनी भी आपदाएं, काफ़ी तरह की आपदाएं आती हैं मौसम की वजह से। आपके क्लाउड बर्स्ट हैं, आपके फ्लैश फ्लड्स हैं, आपके लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैं, कि कैसे आप सही समय पे इन सबको प्रिडिक्ट करके और आम आदमी तक कैसे आप पहुंचा सकते हो इनको, इस पे सबसे ज़्यादा काम चल रहा है। और अगर आप देखोगे आज की तारीख में, क्योंकि आपदाएं तो आएंगी, जी बिल्कुल, आपदाएं आएंगी, और क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी ज़्यादा आपदाएं आएंगी। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन्हें बोलते हैं। ये होंगी, कहाँ होंगी वो भी पता नहीं, शिफ्ट करके होंगी। एवरी मतलब हर समय एक नया नॉर्मल तैयार होएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। आपदाएं तो आएगी, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी तरह से रखनी चाहिए। तो आज मानसून के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे पूर्व भारतीय वायुसेना मौसम विज्ञान अधिकारी और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर श्री नारायण मिश्रा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका DD मॉर्निंग शो में आने के लिए और मौसम के बारे में इतनी सटीक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर।